आपकी मेजबान मैं डॉक्टर शबनम आप लोगों के बीच एक बार फिर हाजिर हुई हूँ काशी कला कस्तूरी के इस फेसबुक मंच पर। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, खुश आमदीद कहती हूँ। आज हमारे साथ काशी कला कस्तूरी के इस फेसबुक मंच पर आज हमारी मेहमान है ब्रज कोकिला मथुरा से। जी हाँ, मथुरा से लाइव हैं माधुरी शर्मा जी। माधुरी शर्मा जी, आपका मैं काशी कला कस्तूरी के इस फेसबुक मंच पर स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, खुश आमदीद कहती हूँ। हाँ जी, आज इस कार्यक्रम में जितने भी विद्वजन, प्रेमी जन, रसिक जन जुड़ रहे हैं, पूरे बनारस निवासी और जहां जहां से जो भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और शबनम जी आपको भी खास तौर से, क्योंकि आप ही माध्यम बनी हैं आज सबसे जोड़ने के लिए। तो मैं आप सबन को भैया आज सबसे पहले आप सबन को राधे राधे, जय श्री राधे, बोल बंसी वारे की जय। मैं आज बड़े सौभाग्य की बात है और बहुत ही आनंद महसूस कर रही हूँ, बहुत प्रफुल्लित हूँ, खुश हूँ, प्रसन्न हूँ कि कहाँ बनारस और कहाँ मथुरा, लेकिन धन्य है आज की टेक्निक, ये फेसबुक पटल कि हम और आप घर बैठे मिल रहे हैं। कितनी सुंदर बात है। यानी कि आज जो है असंभव को संभव बनाए दियो है समय ने। तो समय को बारंबार प्रणाम करते भये और मैं आज की कार्यक्रम की शुरुआत, क्योंकि मैं ब्रज से हूँ, ब्रजभूमि से हूँ, कन्हैया की नगरी से हूँ, मथुरा में बैठी हूँ, कन्हैया को जन्म हूँ मथुरा में भयो और भैया मेरा जन्म मथुरा में भयो है। तो मैं वाही को समर्पित पहले दो दोहा कहूंगी और नेक और थोड़ा सा गुनगुनाऊंगी, वहां के बाद में शबनम जी से बातचीत शुरू करूंगी। और एक बात और बता दूं कि ये कार्यक्रम जो है, ये कार्यक्रम से जुड़ने का माध्यम बना काशी कला कस्तूरी की फेस पटल पर। मैंने एक कार्यक्रम देखा था जो सुचरिता गुप्ता जी, आदरणीय सुचरिता गुप्ता जी के साथ शबनम जी की बातचीत हुई थी और ठुमरी दादरा के बारे में उनसे पूछ रही थी। तो रात्रि कालीन बिल्कुल स्तब्ध था, कोई मुझे डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। बड़े प्रेम से, मैं इनको नहीं जानती थी व्यक्तिगत रूप से, मैं कलाकार को भी नहीं जानती थी, हालांकि वो अपने आप में बहुत अच्छी हस्ती हैं, व्यक्तित्व हैं संगीत की दुनिया में, लेकिन एक अनजान तौर पे ही, परंतु संगीत को तो जानती हूँ, बनारस को तो जानती हूँ। बनारस में बहुत सी कंसर्ट किए हैं, रेडियो कंसर्ट बहुत किए हैं मैंने। तो मैं बड़े प्रेम से सुनती रही उस कार्यक्रम को, और जिस तरह से शबनम जी उनसे पूछती थी और वो बताती थी, इतना रस आ रहा था, आनंद आ रहा था कि मैं पूरा कार्यक्रम देखा मैंने। और कार्यक्रम देखने के बाद एक कमेंट लिखा, और कमेंट में जो मैंने प्रेम से बात लिखी, जिस तरह से प्रेम से बात लिखी, वो उसी तरह से शबनम जी तक पहुंची और उन्होंने उस बात को पढ़ा, सुना, समझा और तुरंत रिस्पॉन्स दिया मुझे। तो ये जरिया बना हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने का। आप समझ लीजिए कि कोई बात कहाँ हृदय पे लगती है और बात बन जाती है, जैसे कि आज बन रही है, और इस बात के माध्यम से हम आपसे जुड़ रहे हैं। सुंदर बात हो, कितनी दूरी पे बैठ के, और आज हम संगीत की दुनिया में आज शबनम जी से बात कर रहे हैं, आप सभी से जुड़ रहे हैं। तो पहले मैं अपने कन्हैया को दो दोहा समर्पित करूं हूं, क्योंकि इष्ट हैं हमारे, उन्हीं की कृपा से सब कुछ हो है। आज हम आपके सामने बैठे हैं तो वाई की कृपा है भैया। दो दोहा और वाके बाद में एक छंद और फिर शबनम जी से बातचीत।
कि मनमोहन मनमोहिना भैया मनमोहन कि मनमोहिना और मनमोहन मनमाय। अज ऐसे मन को मोहिना कि तीन लोक में नाहि। अरे भैया कि मोहिनी मूरत आपकी, भैया मोहिनी मूरत श्याम की, और मेरे ही में गई समाय कि ज्यों मेहंदी के पात में। और भैया कि लाली लखी न जाए। ये ब्रज भूमि ही प्राणों से प्यारी लगे, ये ब्रज भूमि ही प्राणों से प्यारी लगे कि ब्रज मंडल माही बसाए रहो। आज रसिकन के सुसंग में मस्त रहूं, और छवि छाक सो मोहे छकाए रहो। नित बाकी झांकी निहारा करूं। प्रभु से मेरी प्रार्थना है जीवन भर नित बाकी झांकी निहारा करूं, और छवि छाक सो मोह छकाए रहो। मेरे बांके बिहारी अरे भैया गिरवर धारी, यही विनती और मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोल राधा रानी की जय। बहुत आप ब्रज से हैं, कृष्ण की नगरी से हैं, मथुरा से हैं, तो शुरुआत तो इससे होनी ही थी। और बहुत ही अच्छा मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि आज मैं माधुरी मैम से बातें करेंगे उनके संघर्षों के बारे में, उनके किस तरह से वो इस लोक संगीत में इनका एक अपना एक बहुत बड़ा नाम है जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आप लोक संगीत में है। और हिंदुस्तान के ज्यादातर जो आकाशवाणी है रेडियो स्टेशन से आपके सब रिले होते रहते हैं, और आपने हर जगह के आकाशवाणी से आपने कॉन्सर्ट भी दिया है। तो इस तरह से आपकी एक खूबसूरत छवि लोकगीत लोक संगीत में है। माधुरी मैम एक ऐसी ब्लेस्ड शख्सियत है, एक ऐसा इनके ऊपर आशीर्वाद है कि आपका जो परिवार है खुद अपने में एक घराना है। और लोक संगीत कहा जाता है, जैसे अब मैं आपका बायोडाटा भी पढ़ रही थी कि रसिया में उनके परनाना का एक साहित्य है, जबरदस्त साहित्य है इनके परनाना का। अगर कहा जाए कि जैसे इन्वेंशन ही उन्होंने किया हो इसका, तो इस तरह से आपका जो बैकग्राउंड है, जो एक संगीतमय बैकग्राउंड, और खास करके आपके भाई सत्यभान सत्यभान शर्मा जी जो बहुत बड़े ज्ञाता हैं हवेली संगीत के, कि अगर हवेली संगीत का नाम आता है तो सत्यभान शर्मा जी का नाम जरूर लिया जाता है। तो आप उनकी सगी बहन हैं, और वैसे भी आप
क्योंकि मैंने बैकग्राउंड इसलिए बताया, ऐसा नहीं है कि माधुरी शर्मा जी अपने बैकग्राउंड से पहचानी जा रही हैं, अपने अपने भाई से पहचानी जा रही हैं, अपने नाना से पहचानी जा रही हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि इनकी अपनी एक खास शख्सियत है जिससे वो पहचानी जा रही हैं। और यहाँ तक कि न सिर्फ हिंदुस्तान में ही लोक संगीत का झंडा गाड़ा है, बल्कि विदेशों में भी आपने लोक संगीत की प्रस्तुति दी है, और इस तरह की प्रस्तुति दी है कि लोगों ने दोबारा फरमाइश भी की। माधुरी मैम, मैं चाहूंगी कि मैं आपके इस बैकग्राउंड की तरफ आती हूँ, कि जहां से आपकी इस लोक संगीत की शुरुआत होती है। और मैं अपने श्रोताओं को ये भी बताना चाहूंगी कि आप जो कुछ भी गाती हैं वो अपनी माँ का ही गाती हैं, इसलिए आपका गायन, आपकी आपका गीत बिल्कुल दूसरों से बिल्कुल अलग होता है। तो इस तरह से माधुरी मैम, हम अब आपके उस बचपन के झरोकों में झांकना चाहते हैं जहां से आपके संगीत की शुरुआत हुई, जहां से आपने गाना सीखा, आपने गुनगुनाना सीखा और समझना सीखा। तो किस तरह से आपकी ये शुरुआत हुई, और ये वक्त, जो आपका वक्त था गाने का, वो वक्त था जबकि लोग लड़कियों को नहीं चाहते थे कि हम, उनकी लड़कियां, उनकी बहू बेटियां स्टेज पर परफॉर्मेंस दें, उस स्टेज पर गाना गाएं या नृत्य करें। अच्छा, और आपका जो संगीत है वो भाव नृत्य लिए हुए है, भाव नृत्य लिए हुए है, तो इसलिए अपने में एक बहुत कुछ नजर आता है जब आप स्टेज पर होती हैं। तो मैं आपके उस बैकग्राउंड की तरफ जाना चाहूंगी जहां से आपके जिंदगी में इस लोक संगीत का की शुरुआत हुई, और ब्रज कोकिला के आप सम्मान से भी नवाजी गई। तो मैं ब्रज कोकिला से पूछना चाहती हूँ कि किस तरह से आपकी जिंदगी में संगीत आया। जी। जी हाँ शबनम जी, मैं बताती हूँ अपने जीवन में संगीत की बात, कि जब से मैंने होश संभाला, मैं मथुरा नगरी में ही जन्म हुआ मेरा, और जब से मैंने होश संभाला घर में, तो मेरे घर में दो संगीत की धाराएं प्रवाहित हो रही थी, एक लोक संगीत और दूसरी शास्त्रीय संगीत। मेरे जो सबसे बड़े भाई हैं प्रोफेसर सत्यवान शर्मा जी, हवेली संगीत के जाने माने गायक हैं, तो वो उनका सुबह और शाम तानपुरे पे घंटों रियाज करना, तो उनकी जो स्वर लहरी थी वो खुद ब खुद हमारे अंदर समाहित होती गई। और दूसरी तरफ मेरी माँ सुबह उठती थी, ठाकुर जी को जगाने से लेके ठाकुर जी को शयन कराने तक के टाइम तक वो घर में जितने भी काम करती थी वो सब गा के करती थी, बिना गाए उनका कोई काम नहीं होता था, तो हम सुनते रहते थे। तो ये चीजें बिना प्राप्त किए हमको प्राप्त होती गई, हमारे मन में समाती गई। और विषय के रूप में तो मैंने विधिवत शिक्षा संगीत की स्कूल कॉलेज में ली है, हाई स्कूल इंटर हमेशा डिस्टिंक्शन मार्क्स आते थे, क्योंकि घर में माहौल था संगीत का। और बीए में मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया वाइस चांसलर से आगरा यूनिवर्सिटी, और मैंने अपने कॉलेज का, डिग्री कॉलेज का 8 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ा था। 8 साल ही हुए थे स्थापित हुए उस कॉलेज को, 8 साल में सबसे ज्यादा मार्क्स लाके मैंने मेडल प्राप्त किया था। उसके बाद विशारद किया। तो यूं करके विधिवत शिक्षा कॉलेज में, और मन में आत्मसात होता गया घर में वातावरण भाई साहब का, जो तानपुरे पे रियाज उनका चलता था। और दूसरी बात, उन्होंने शास्त्रीय संगीत को मजबूत कैसे किया, जैसे वो नहा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। अब पहले आपको मालूम है घर घर में रेडियो बजता था, दूरदर्शन का कोई अता पता नहीं था, जो हमारा बचपन था घर घर में रेडियो बजता था। तो रेडियो पे कोई राग आ रही है, तो हम जैसे उनके आगे से जा रहे हैं तो रोक लिया कि बताओ ये कौन सी राग है। अब जब तक हम बता नहीं देंगे तब तक हम हिल नहीं सकते वहां से क्योंकि वो बहुत बड़े हैं हमसे, 18 साल बड़े हैं। तो हम रुक जाते और सांस रोक के बस उसको सुनते, और जब हम बता देते तब हमको वहां से जाना होता। इसी तरह कभी रोक के पूछते,
बताओ ये कौन सी ताल है रेडियो में जो बज रहा है कार्यक्रम में, तो उस ताल को बताना। तो इस तरह से हमारी नींव मजबूत हुई घर से शास्त्रीय संगीत की। और माँ 4 बजे उठती थी, उनका, मेरे माँ का और पिताजी का तो ये रोज का ही वो था, दैनिक कार्यक्रम के 4 बजे उठना। 4 बजे उठ के वो अपने दैनिक कार्यक्रम, पहले काम वाम करने कौन आता था घर पे, अपने घर के काम अपने खुद ही सब लोग करती थी। तो बच्चों को उठा देती थी, तो हम पूरी तरह तो नहीं जगते थे, लेकिन हमारे कान में उनकी स्वर लहरी जाती रहती थी। झाड़ू भारी अच्छा। लगाती तब भी हर काम वो करती थी। सुबह की प्रभाती गाती थी ठाकुर जी के जगाने के बाद, वो सब गा के ही करती थी। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं, चूल्हे पे रोटी करती, पहले चूल्हे पे रोटी होती थी, हमारे गैस वैस कहाँ थी जब हमारे बचपन में, तो रोटी करती थी दोपहर को। तो वो जब भी गा रही हैं और गाते गाते वो स्वयं की रचना भी बनाया करती थी। जैसे शाम को कहीं गीत बुलावों में जाना है, पहले गीत बुलावे बहुत होते थे, आजकल तो ये सब बहुत कम हो गया है। पहले गीत बुलावे होते थे, तो गीतों में जाना है साहब, तो वहां हमको क्या गाना है नया, तो वो खुद बनाती थी और हमें सुनाती थी, कहती थी छोरी देखियो कैसो बनो है, कैसो लग रहा है, अच्छा। हमको सुनाती थी और शाम को जाके वहां जाके गाती थी। तो ये समझ लीजिए कि ब्रज के लोक संगीत की अपार भंडार थी वो, बहुत मर्मज्ञ थी। और एक और विशेषता कि हम उनसे जैसे एक गाना पूछते थे तो वो 10 गाने बताती थी। हम लिखते लिखते नहीं थकते थे, वो लिखते लिखते थक जाते थे और वो बताते बताते नहीं थकती थी। और ये कहती थी कि जो कागज पेन लेके बैठ जाओ तुम पे याद ना करो जाए, ऐसे ब्रज भाषा हाँ। में। तुम पे याद ना करो जाए। अच्छा, 67 में हमारे यहाँ मथुरा आकाशवाणी स्थापित हुई, तो तब तक तो मुझे ये पता नहीं था कि भाई घर में सब कुछ था, पूरा भंडार था, लेकिन ये नहीं पता था कि इसका लाभ मुझे क्या मिलने वाला है और मैं एक कलाकार बनूंगी, कुछ नहीं पता था। पता नहीं क्यों जब मैं 11वीं क्लास में थी तो मैंने संग्रह करना शुरू किया। अब ठाकुर जी की इच्छा होगी कि मुझे कलाकार बनना था, मुझे इस लाइन में जाना था, मुझे ब्रज की लोक संस्कृति को आगे बढ़ाना था, तो मैं उनके सिरहाने बढ़ जाती थी गर्मियों में। जैसे पहले, जैसे आज घरों में पलंग बिछे रहते हैं, दीवान बिछे रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता था। चारपाई बिछी रात को और सुबह सब उठ गई, नीचे बैठना है चटाई बिछा के बैठो। तो वो दोपहर को, गर्मियों में दोपहर को लेटती थी ऐसे, फैन वैन कुछ नहीं, हाथ का पंखा झल रही है और लेटी हुई हैं, तो हम उनके सिरहाने बैठ जाते थे कागज पेन लेके। हम कहते थे हमें कुछ बताओ, हमें गाने बताओ। तो वो कभी कुछ बताती थी, कभी कुछ बताती थी, हम लिखते जाते, उनको नींद आ जाती थी तो हम उन्हीं के सिरहाने बैठे रहते थे। हम उनसे जीजी कहते थे, कब इनकी आंख खुलेंगी और कब फिर हम अपना पूरा करेंगे गीत। तो ये क्या था, आज मैं सोचती हूँ इस बात को कि ये लगन मेरे अंदर, भाई बहन तो और भी थे, मेरे ही अंदर ये लगन क्यों थी। ना मैं खेलती थी, ना मैं कोई कहानी की किताब पढ़ती, मैं माँ के सिरहाने बैठ के ये संग्रह करती थी। तो ये सब वही कहते हैं ना कि जो विधना ने लिख दिए छठी रात के अंक, और राई घटे न तिल बढ़े, रह रे जीवन संग। जो हमको बनना है, जो ठाकुर जी को हमें बनाना है, वो उसकी प्लानिंग शुरू से चलती है, हम समझ नहीं पाते। बिल्कुल। समझते हैं एक 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 अवसर आने पे, एक समय आने पे, हम वो पुरानी हिस्ट्री को जब याद करते हैं तो समझते हैं कि देखो ठाकुर जी ने कैसी प्लानिंग करी हमारे लिए, हमने जब से संग्रह करना शुरू कर दिया, जिसका लाभ हमको मिल रहा है। धीरे धीरे इतना संग्रह किया, आज माँ के बताए हुए गीत ही देखिए मैं गाती हूँ, कहीं किताब में नहीं मिलेंगे, कहीं कुछ उनका, उनके बताए हुए चीज। और ये समझ लीजिए कि जब 67 में आकाशवाणी खुली तो हमने ऑडिशन दिया, और ऑडिशन में पहले मेरी सिस्टर के साथ मेरी पार्टी थी, लेकिन फिर उसकी शादी हो गई, फिर हम लोग सोलो हो गए। तो हमने वहां गाया। हाँ, क्योंकि उसको ससुराल से बुलाना फिर उसको साथ ले जाना, ये बात। थोड़ा दिक्कत होती थी। सभी के घर में तो एक जैसा माहौल नहीं होता ना। तो इस बात पे ही मुझे ध्यान आ गया, आपने एक बात और पूछी थी कि वो समय कैसा रहा होगा आपका,
जब आपने ये मंच पकड़ी होगी और इस ओर अपना करियर बनाने की सोची, वो बात भी मैं आपको बताती हूँ कि मेरा घर, मेरे माँ, पिताजी, भाई सारे बड़े रूढ़िवादी परंपरा के थे और उस समय किसी लड़की का मंच पे जाना अच्छा नहीं समझाता था, समझा जाता था। पेरेंट्स भेजते नहीं थे। यहाँ तक कि मेरे पिताजी ने कहा कि आप आकाशवाणी के स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करा सकती हैं, सार्वजनिक मंच पे नहीं जाना। इतना प्रतिबंध था मेरे लिए। तो जब तक वो रहे तब तक मैं मंच पे नहीं गई। आकाशवाणी की स्टूडियो में ही रिकॉर्डिंग कराते थे, मंच पे नहीं गए। उसके बाद मेरी शादी से पहले दुर्भाग्यवश वो चले गए और उसके बाद जो ससुराल मिला मुझे, मैं आपको बता रही हूँ, ससुराल का बहुत बड़ा सहयोग मिला। और ये जो भी मेरी बहनें, बेटियां जो भी सुन रही हैं, वो इस बात को समझ लें कि यदि कहते हैं ना, घर खीर तो बाहर भी खीर, यदि घर वालों का सहयोग पूर्ण रूप से है, एक महिला को, एक लड़की को, एक बहू को, तो वो सब कुछ जीत सकती है। और यदि घर में कोई कॉपरेशन नहीं है, कोई हेल्प नहीं है, कोई उनका साथ देने वाला नहीं है, कितना ही टैलेंट आपके अंदर है, वो किसी काम का नहीं। दुनिया वाहवाही करे वो अलग बात है, लेकिन अगर घर वाले आपसे प्रसन्न हैं, घर वाले खुश हैं आपसे, आपके काम से, जो भी आप कर रही हैं, तो ये सोने में सुहागे वाली बात है। तो हमारी सास यहाँ की होते हुए भी उनकी विचारधारा यहाँ की रूढ़िवादी नहीं थी। क्योंकि जब हम शादी होके आए, तो मैं आपको एक बात और बता दूं, शादी में दहेज होता है ना, माँ बाप देते हैं, भाई सब लोग देते हैं। तो हमारे दहेज में एक हारमोनियम दिया था हमारी माँ ने। वो हारमोनियम मेरे पास अब भी है। हारमोनियम दिया था कि मेरी बेटी का संगीत कभी खत्म ना हो, वो बजाती रहे, गाती रहे। हारमोनियम दिया था। तो वो जब नई बहू घर में आती है ना, तो रात को रत जगह होता है, आपको भी मालूम होगा, उससे गवाया जाता है। तो रात को जब मैंने गाया बाजे पे हारमोनियम बजा के, तो बांके बिहारी की बांकी मरोड़ चितली नौ चोर, जो कि मेरे घासीराम जी जो परनाना है उनका बनाया हुआ ये रसिया है, ये गाया। तो उस गाने को सुन के हमारे जो ससुराल की तरफ के जितने रिश्तेदार आए थे, उन्होंने बहुत प्रशंसा करी। और मेरी सास के कान में वो उनकी भाभी मंत्र फूंक गई। वो उस जमाने में दिल्ली के जो राष्ट्रपति वीवी गिरी हुआ करते थे, उनकी फैमिली डॉक्टर थी मेरी सास की भाभी। तो उनकी फैमिली थोड़ा एडवांस थी। तो वो कह गई कि बहन, तुम्हारी बहू के अंदर इतना बढ़िया टैलेंट है, इसको घर में मत बैठाना, इसके टैलेंट को आगे बढ़ाना। बस वो मंत्र जो सास को मिला, आप सत्य कहिए या तो मैं ये कहूं, ये सूत्र ठाकुर जी ने मेरे लिए दिया था उनके कान में। तो उन्होंने उस बात को माना और हमने सोलो के रूप में दोबारा ऑडिशन ससुराल से दिया और ससुराल का पूरा सहयोग मुझे मिला और मैंने मंच के कार्यक्रम भी शुरू किए। हालांकि जब मंच के कार्यक्रम मैंने किए शुरू में, तो मुझे आप समझ लीजिए कि इतना संघर्ष करना पड़ा कि ससुराल वाले तो मेरा सहयोग कर रहे थे, लेकिन पीहर से वही विरोध। और माँ ने मेरी ने इतना रुलाया मुझे इस बात पे कि तुम मंच पे क्यों गई, बहुत रुलाया मुझे। और एक प्रोग्राम तो यहाँ से मथुरा से 21 किलोमीटर दूर गोवर्धन है, जहाँ कन्नी उंगली पे ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत को उठाया था ब्रजवासियों की रक्षा के लिए। वहां गोवर्धन में दान घाटी मंदिर है बहुत फेमस, वहां के प्रांगण में एक कंसर्ट हुई, रेडियो कंसर्ट। आप समझ लीजिए, वहां मैंने गा दिया। अब वहां पे मेरी सारी नंसार, मैंने शायद अभी आपको बताया नहीं बताया, मेरी नंसार गोवर्धन में है। और गोवर्धन में ही हमसे 4 पीढ़ी पहले पंडित घासीराम जी गोवर्धन वाले रसिया के, जहां से ब्रज की लोक शैली का रसिया निकला है, शुरू हुआ है, उन्होंने ही उसका शुरुआत की।
रसिया लिखे, गाए, और आज सबसे ज्यादा उनकी पुस्तक बाजार में उपलब्ध है। तो रसिया के अच्छा, जनक हमारे, तो रक्षा के जनक आपके परनाना हाँ, परनामा पंडित घासीराम जी। तो वहां से पंडित हमारा लोक घासीराम। संगीत का पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे चलता चला आया है, जो कि मुझे मेरी माँ से मिला। वहां हमने कंसर्ट की शबनम जी। तो उस कंसर्ट में हमारे नंसार के भी लोग आए, हमारे एक भाई आश्रम में थे उस टाइम गोवर्धन में, वो भी आए, मेरी माँ भी पहुंची। आप समझ लीजिए कि कार्यक्रम तो हो गया और कार्यक्रम होने के बाद में मैं तो बड़ी खुश होकर घर पे मथुरा में आई, और घर पे अपनी माँ से मिलने गई कि वो बहुत खुश होंगी, और पूछने गई कि भाई प्रोग्राम कैसा हुआ, कैसा लगा। और वहां उल्टा हुआ, वहां तो वो बड़ी चिल्लाई, उन्होंने बहुत डांटा, बोले छोरी जी तने का कर दियो मैंने का कर दियो, अरे तो ते मने करी मंच पे जावे की, तेने तो रिश्तेदारों सब मने बदनामी कर दी हमारी, हमारे रिश्तेदार कहा कहेंगे कि पंडित जी की छोरी मंच पे गावे, स्टेज पे गावे सबके सामने। अब तो मैं चुप हो गई, मैंने कहा मैं किस भाव से आई, कितना खुश होके आई, और यहाँ ये सुनने को मिल रहा है। अच्छा, अब क्या बोली क्या, देख जो भयो सो भयो, अब जे रेडियो पे नहीं आना चाहिए, जे गीत तेने गायो है, जे रेडियो पे नहीं आना चाहिए। मैंने की अच्छा, जाके मने करके आ, अब जो रेडियो पे नहीं आना चाहिए, जिनने ना सुनी होगी वो सुन लेंगे, हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी अब आप सच समझ लीजिए, मैं इतनी मुरझा गई कि मैं घर गई, वो रेडियो पे गई दूसरे दिन, और वहां हमारे कंपोजर हुआ करते थे सुरेश गुप्ता जी, वो एडिटिंग करके वो प्रोग्राम बना रहे थे। मैंने उनसे बड़े दबे स्वर में कहा, मैंने कहा कि आपसे एक निवेदन करने आई हूँ। तो बोलो। मैंने कहा जो कार्यक्रम हुआ है उसमें जो मेरा मैंने जो भी कुछ गाया है, आप प्लीज उसको रेडियो पर प्रसारित मत करना। तो वो चौंके एकदम, बोले क्यों। मैंने कहा ऐसे ऐसे, मैं मेरी माँ बहुत गुस्सा हो रही है और नाराज हो रही है, और उन्होंने कहा है ये रेडियो पे हरगिज नहीं आना चाहिए। तो वो क्या बोले, अच्छा ऐसी बात है, तो ऐसा है कि मैं तो उस गाने को पहले नंबर पे लगाऊंगा, क्योंकि उसकी फरमाइश आई थी वो गाना तो हमारा सबसे बढ़िया हुआ है कंसर्ट में, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और फिर वो भी मुझसे नाराज हो गए कि यदि ऐसा ही करना था तो तुम यहाँ कलाकार बनने क्यों आई, घर पे बैठ के रसोई में खाना बनाती ना। तो दोनों तरफ से सुनना पड़ा, उधर से भी इधर से भी क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आया। उन्होंने मेरी नहीं मानी और मैं घर चली गई। आप समझ लीजिए मैं इतनी दुखी हो गई इस बात से कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भविष्य में क्या करूं मैं, अब क्या करूं, माँ की मानूं या अपना करियर देखूं, मैं आगे करूं, मेहनत करूं, क्या करूं, कैसे करूं। लेकिन नहीं, 24 घंटे तो मैं ससुराल में थी ना, तो वहां से सबने कहा, मेरे पति देव ने कहा, अरे अब तुम हमारे घर की हो, अब तुम यहाँ हो, तुम्हारे भाई लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, हम तुम्हारे साथ है ना अरे तुम नृत्य थोड़ी करती हो, गाती तो हो ना, तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा, हम तुम्हारे साथ हैं। जब ऐसा बल मिला मुझे, ऐसी बात मिली, तो ये समझ लीजिए कि ये मेरी जो यात्रा है संगीत की, ये अनवरत रूप से चली। क्यों अनवरत, इसलिए कह रही हूँ कि देखिए महिलाओं के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, कि भाई शादी हो गई तो अब घर में बच्चों की किलकारी भी गूंजती है, तो उस समय ब्रेक लग जाता है, हाँ, उनकी परवरिश में। परंतु देखिए ठाकुर जी, मैं तो क्या बताऊं, मैं ठाकुर जी के लिए शब्द नहीं है, क्या आभार व्यक्त करूं, कि धन्यवाद दूं, कि नतमस्तक हूं, प्रणाम करूं। ऐसी प्लानिंग उनकी जबरदस्त रही कि उस समय भी मेरा ब्रेक नहीं लगा। क्योंकि माँ ने विरोध किया ठीक है शुरू में, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ये तो नहीं मानेगी, मानने वाली नहीं है, इसको घर ऐसा मिला है कि वो इसको सिर पे चढ़ा रहे तो वो चुप हो गई। तो दोनों घरों का सहयोग मुझे मिला। मेरी सास, यानी कि रिकॉर्डिंग के लिए जा रही हूँ और बच्चा छोटा है, गोदी में है, तो हमारे देवर कह रहे हैं, कंबाइंड फैमिली थी, कि भाभी आप जाओ, इसको हम संभाल लेंगे। वो बाजार ले जाते थे उसको, और मैं रिकॉर्डिंग के लिए चली जाती।
इसी तरह जब स्टेज प्रोग्राम देने लगी, छोटा बच्चा 3 साल का और बड़ा, 2 बेटे हैं मेरे, बड़ा 5 साल का हो गया, तो मैंने कहा अब मैं स्टेज पे कार्यक्रम दे सकती हूँ और BI ग्रेड भी हो गया, बाहर भी जा सकती हूँ। तो कभी सास नहीं होती थी तो अपने बच्चों को माँ के पास छोड़ आती थी, वो देखती थी, देखभाल करती थी। और मेरे पतिदेव तो मेरे, आप समझ लीजिए कि ऐसा कम होता है, भाग्य होता है बहुत बड़ा महिलाओं का, तब उनको इतना साथ अच्छा मिलता है। मेरे पतिदेव बैंक में, स्टेट बैंक में कार्यरत थे, तो वो सारी छुट्टियों को बचा के रखते थे कि मैडम के संग जाना पड़ेगा हमको, तो वो मेरे साथ जाते थे रेडियो कंसर्ट में, जहां भी बाहर जाती थी, क्योंकि मैं तो गाने में मस्त रहती थी, रास्ते वास्ते मुझे कुछ ही याद नहीं रहते, वो ही सब संभालते थे, कहाँ किस होटल में रुकना है, क्या कहाँ जाना है। परछाई की तरह, आपको बता रही हूँ, परछाई की तरह रहते थे मेरे साथ। वो जो उम्र थी मेरी, कितना जबरदस्त सहयोग मिला मुझे, और उसका ही नतीजा है कि आज तक कभी मेरी कला में ब्रेक नहीं लगा, और मैं अनवरत रूप से गा रही हूँ, आनंद ले रही हूँ, और दोनों घरों का पूर्ण सहयोग मिला मुझे, पूरा पूरा सहयोग मिला। बिल्कुल सही आपने कहा कि हमेशा जब तक घरों का सहयोग नहीं मिलेगा, मुश्किल होता है किसी बेटी को या बहू को आगे बढ़ने में। और मेरा ख्याल है कि एक घर इसलिए सहयोग का नाम लिया जा सकता है कि मायके ने आपको संगीत दिया और ससुराल पक्ष ने आपको आगे बढ़ाया। वाकई में अपने अपनी जगह से दोनों सहयोग आपका था। कैसे मैम, लोक संगीत विदेशों में कहा जाता है, जैसा कि मैं अभी तक सुनती आती हूँ, कि विदेशों में जो माहौल दूसरा होता है, वहां पे लोक संगीत समझने वाले कितने लोग होते हैं, क्योंकि आपका कॉन्सर्ट विदेश में भी रहा है, आप कनाडा और भी जगह गई हैं, तो किस तरह से और वहां के लोगों का रिस्पॉन्स क्या होता है? क्या वो इंडियन ही होते हैं या दूसरे लैंग्वेज के लोग भी, वहां के अपने जो नागरिक होते हैं, वो भी उसको नहीं भी समझने पर भी महसूस कुछ करते ही अच्छा, या क्या है, किस तरह से आपको रिस्पॉन्स मिला बाहर में लोक संगीत का खासकर? जी, बहुत ही रुचिकर बात पूछी आपने, बहुत अच्छी बात पूछी आपने, कि लोकगीत, लोक संगीत, जिसके नाम से किसी समय, जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, किसी समय लोग नाक मुंह सिकोड़ते थे, अरे लोकगीतों का क्या गाना, लोकगीत तो घर बैठी महिलाएं गा लेती हैं, रास्ता चलता आदमी गा लेता है, तुम तो शास्त्रीय संगीत सीखी हुई हो, क्या लोकगीतों को गाओगी। भारी विरोध था मेरे आगे जाने में। मेरे भाई, जिन भाई का नाम ले रही हूँ, वो खुद शास्त्रीय और हवेली गाते थे, उन्होंने भी मुझसे मना किया था, लोकगीत मत गाना, शास्त्रीय गाना। लेकिन जब मैं 11th में थी तो वो बाहर चले गए आगरा, है ना, तो मैं किसके दरवाजे पे जाती पूछने के लिए, तो इसलिए मैंने लोक संगीत को ही आगे बढ़ाने का फैसला किया। ये मेरे घर की चीज है, मेरी माँ मेरे पास 24 घंटे रहती हैं, इसको मैं आगे बढ़ाऊंगी। और मथुरा आकाशवाणी जो है, ये ब्रज की लोक संस्कृति, ब्रज की संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु ही खुली है, तो मैं क्यों ना इसे ही अपना लक्ष्य मानूं। तो मेरा 91 में ए ग्रेड हुआ, जब पूरे भारतवर्ष में मात्र 6 लोग ए ग्रेड हुए थे। उस जमाने में लोक गीत गाने वालों की भी जो रिकॉर्डिंग है, वो डायरेक्टेड जाती थी तानपुरे पे, आप यकीन करिए, आज तो हारमोनियम पे चली जाती है। इतना सख्ती थी उस समय कि जो शास्त्रीय संगीत सीखा हुआ वही तानपुरे पे दे सकता है। विधा थी लोक संगीत, लेकिन रिकॉर्डिंग हमारी गई तानपुरे पे। मात्र 6 लोग ए ग्रेड हुए थे 91 में। तो उस समय 91 में होते ही, ए ग्रेड होते ही मुझे भारत सरकार द्वारा भेजा गया, परंतु माध्यम बना दिल्ली महानिदेशालय, आकाशवाणी महानिदेशालय। उसी माध्यम से मुझे, पहले मैं 91 में मलेशिया गई, और 94 में, 1994 में फिर कनाडा, जो कॉमनवेल्थ गेम्स का जो ओकेजन था, उसमें भी हम 18 लोगों का ग्रुप गया था, जिससे ब्रज से मैं गई थी और बाकी सब दिल्ली या और कहीं से थे सब। उसमें गजल सिंगर भी थे, सितारिस्ट भी थे, बहुत अच्छे अच्छे ए ग्रेड टॉप ग्रेड लोग थे, सब लोग मिलके गए थे और 20 दिन वहां हम लोग रहे थे।
अब समझ लीजिए कि कॉमनवेल्थ गेम्स का थीम का तो हमने 3 मिनट का वो टाइटल सॉन्ग गाया था सबने मिलके। उसके बाद में 20 दिन तक सोलो हमारी परफॉर्मेंसेज हुई। कितनी जगह हुई होंगी, 20 दिन रुके थे हम। हाँ, बहुत जगह हुई। विक्टोरिया में हम रुके थे, वहां की राजधानी उस समय वो हुआ करती थी कनाडा की। टोरंटो, वैंकूवर, ये सब बहुत बहुत सारे क्लब थे वहां के, बहुत सारे, और बहुत जगह हमारी परफॉर्मेंसेज हुई। अच्छा, एक सीबीसी की हमने रेडियो कॉन्सर्ट में भाग लिया, सीबीसी रेडियो। तो वहां क्या था कि उस कंसर्ट में, वो मैं आपको बात बता रही हूँ कि लोक संगीत के प्रति विदेश में क्या रुझान है, जैसा कि आपने मुझसे पूछा। तो जब हमने वहां गाया तो गाने, एक एक गाना गाना था सबको, सबने एक एक गाना गा दिया। और उसके बाद में एक फरमाइश आई कि भाई जो मथुरा से जो मैडम आई हैं उनका एक गाना और करवाइए। मेरी परफॉर्मेंस होती थी ब्रज का ट्रेडिशनल लहंगा ओढ़नी जो पहन के मंच पे जाती हूँ, तो एक गाना और गवाइए। तो मैंने एक गाना और गाया, और वहां के एक फ्रेंच चैनल, टीवी चैनल था, उसने लाइव टेलीकास्ट किया। अब सब में ये चर्चा हो गई कि भाई हमने तो एक ही एक गाया, माधुरी शर्मा ने दो क्यों गाए। तो हमारे साथ जो रेडियो के अधिकारी गए थे उन्होंने कहा भाई कलाकार ने नहीं कहा दूसरा गाना गाने के लिए, ये तो फरमाइश आई थी इसलिए हमने गवाया। तो ये क्या है, आप इसको क्या समझेंगी, मतलब किस एंगल से देखेंगी। ब्रज का गाना, ब्रज भाषा, वो विदेश, कौन समझता ब्रज भाषा क्या है। परंतु देखिए, ब्रज भाषा इतनी मीठी भाषा है जो कृष्ण ने अपने मुख से बोली। बचपन में उनको भूख लगती थी तो वो ये नहीं कहते थे कि मम्मी हमें खाना दे दो, नहीं, अरे मैया बहुत भूख लगी है, कछु माखन मिश्री दे दे। तो ये ब्रज भाषा इतनी मीठी भाषा है। और दूसरी बात, जहां तक आपने कहा कि लोक संगीत को लोग कैसे समझते हैं, लोक संगीत में लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होती, भाषा की कोई समस्या नहीं आती। आप जो लोकगीत गा रहा है, किसी भी स्टेट का हो, जो लोकगीत गा रहा है जहां का भी, राजस्थान का, हरियाणा का, पंजाब का, ब्रज का, उसका आप अर्थ मत समझिए, लेकिन उसकी जो ट्रेडिशनल ट्यून होती है, जो परंपरा चली आ रही है प्राचीन काल से, जो हमारी महिलाओं ने, पुरुषों ने, जो लोक कलाकारों ने जो गाया है, वो धुन, जो पारंपरिक धुन है, वो जो बजती है, तो उससे उसका भाव और उससे जो क्रिएट होता है वातावरण पूरा, उसका लोग आनंद लेते हैं। और दूसरी बात, क्लासिकल म्यूजिक जहां जीवन को स्थिरता प्रदान करता है, एक ठहराव प्रदान करता है। आपने देखा होगा उस स्वर साधना में क्या होता है कि हम एक स्वर पे कितना रुक सकते हैं, कितनी देर स्टे कर सकते हैं। तो क्लासिकल म्यूजिक हमारे जीवन में स्थिरता लाता है, ठहराव लाता है, मजबूती लाता है। उसी तरह से लोक संगीत जो है हमारे जीवन को गति प्रदान करता है। उसमें एक लय होती है, गति होती है, एक थिरकन होती है। हम अगर लोकगीत गाते हैं, कोई भी किसी भी प्रांत का लोक कलाकार, लोक गायक अगर लोकगीत गाता है तो अपना मन एकदम से जंप करने लगता है, थिरकने लगता है, और उस प्रवाह में बह जाता है। हमें अर्थ नहीं मालूम पड़ रहा कि इन लाइनों का, इन पंक्तियों का अर्थ क्या है, कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन हमें जो आनंद आ रहा है, वो आनंद हमें वो ट्रेडिशनल ट्यून दे रही है, वो धुन दे रही है, जो हमारी पारंपरिक धुन है, और उससे निकलने वाला जो भाव हमारे चारों तरफ बन रहा है, वो हमको आनंद दे रहा है। तो ये कितनी सुंदर बात है लोक संगीत की। और एक बात और बताऊं, लोक संगीत एक ऐसा संगीत है कि जिसमें एक तो लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है ना। और वहां हमने विदेश में जहां जहां जैसे क्लब में गाया, बहुत सी जगह गाया, तो आप बड़े, मैं कहती हूँ छोटे छोटे बच्चे अपने माँ के पास से उठ के और नाचने लगते थे हमारे गाने पे। तो ये क्या था
अरे वहां कौन समझता है ब्रजभाषा क्या है। मैं एक बार शिमला गई, कुल्लू फेस्टिवल को शिमला ने बुलाया था, वहां कुल्लू फेस्टिवल में गए, वहां देखिए 20-20, 30-30 लोगों के ग्रुप आते हैं। एक अकेला कलाकार तो वहां सक्सेसफुल होता ही नहीं है, इतना बड़ा मंच है वो कुल्लू फेस्टिवल। वहां मैंने सोलो परफॉर्मेंस दी थी, और जब तो मैं लहंगा भी नहीं पहनती थी, मैं एक साड़ी में नई नई थी, बिहाई ग्रेड में थी, वहां मैंने सोलो गाया, बलम घर नाए जाऊंगी मैया मेरा जिया घबराए। आप सत्य मानिए, पिन ड्रॉप साइलेंस सोलो आइटम पहली बार वहां किसी ने सुना, सक्सेसफुल हुआ, और लोगों ने इतना सराहा, पसंद किया कि वहां के डायरेक्टर जो थे वो ऑडियंस में से उठ के और स्टेज के बैक में बोले, मैडम एक चाय पीनी पड़ेगी हमारे साथ। और मैं तो नई नई थी, मैं तो बहुत झिझकी। मैंने कहा डायरेक्टर आए हैं, कह रहे हैं चाय पीनी पड़ेगी। मैंने कहा सर कैसा हुआ? बोले ये पूछ रही हो कैसा हुआ? अरे इसीलिए तो आया हूं मैं, बताने के लिए कि आपने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहाँ सोलो परफॉर्मेंस किसी की नहीं जमती, यहाँ तो ग्रुप आते हैं, और यहाँ तो टमाटर फिक जाते हैं, शूटिंग हो जाती है। तो ये सफलता हमको मिलती गई ठाकुर जी की कृपा से, देश में विदेश में सबने पसंद किया। और वहां शिमला में तो पहली बार ये बोले वहां के पैक्स, मैडम आप कहाँ से आई हैं? मैंने भैया मथुरा से। मथुरा से? एक तो मथुरा का नाम सुनते ही भैया छोटा स्टेशन है, छोटी जगह, धार्मिक धरातल तो इसका बहुत बड़ा है, विश्व पटल पे है, बट स्पेस, नाम मथुरा नगरी, छोटी सी नगरी है। अरे आपको कौन सुनेगा मैडम, किसने बुलाया आपको? मैंने कहा भैया ये तो समय बताएगा कि मैं क्यों आई हूं और कौन सुनेगा। तो जब सुनने के बाद में, आपको बनारस की ही बात बताती हूँ, देखिए इस बात पे चली बात पे। पहले जब मैं शुरू शुरू में ए ग्रेड के बाद में, जब बिहाई में भी बहुत गई हूँ कंसर्ट में, जब मैं बनारस गई थी रेडियो कंसर्ट में, तो रिहर्सल के लिए सभी कलाकारों को अंदर बुलाया। तो मुझसे पहले पता नहीं कौन गा रहा था, पता नहीं कोई लाइट गा रहा था, जाने सुगम संगीत चल रहा था। तो बड़े अच्छे अच्छे तबला प्लेयर जो सीनियर आर्टिस्ट थे वो बजा रहे थे। जब हम रिहर्सल के लिए पहुंचे तो हम मैडम आपको क्या क्या चाहिए? हमने कहा कि भाई ढोलक है, तबला है, या नगाड़ा तो है नहीं, तबला बज जाएगा डबल रिदम के लिए, और सब। तो एक सज्जन, अब नाम तो ध्यान नहीं है, वो तुनक गए, बोले क्या गाएंगी? फोक? नहीं साहब हम फोक के साथ नहीं बजाते, नहीं बजाएंगे। और वो बाहर चले गए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा ठीक है आप डबल ढोलक कर दीजिए, अगर तबला नहीं हो तो मैं उससे कर लूंगी। ये ऑफ कैसे हो गया? अच्छा, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप डबल ढोलक कर दीजिए। तो मैंने गाया, और रिहर्सल चल रही थी, उन सज्जन ने सुन लिया बाहर से, गैलरी में से, अपने आप आए, आपको ये बता रही हूँ बिल्कुल हकीकत, अपने आप आए और हमारे म्यूजिक पैक से बोले कि ऐसा है सर, मैं एक इन कलाकार के साथ मैं खुद बजाऊंगा। हमारी गायकी सुन के, जी हाँ बनारस की बात है, वो जमाना था जब मैं बिहाई ग्रेड में थी, 86 से 90 के बीच की बात। बोले हम बजाएंगे। तो देखिए कितनी खुशी मिलती है और अपने अंदर कितना कॉन्फिडेंस आता है। हम तो मस्त मौला बेफिक्र जो है, हम ठीक है, हम शुरू हो गए, लेकिन उन्होंने खुद ने आके कहा कि मैं बजाऊंगा, और उन्होंने मेरे संग बजाया, तबले के सीनियर आर्टिस्ट थे। तो ये सब क्या है? ये इसलिए है कि मैं आपको बता रही हूं कि एक बात और बताती हूं मैं, कि जब मैंने गाना शुरू किया, करियर के रूप में लोक संगीत को लिया, तब संगीत सीखी हुई कोई लड़की मंच पे नहीं आई थी मुझसे पहले, खासतौर उत्तर प्रदेश की बात बता रही हूँ। सब शौकिया गा रहे थे, हमारे यहाँ भी ब्रज में भी सब शौकिया ही गा रहे थे। मैंने पहल की इस बात की, सबका
विरोध सहन किया कि मैं शास्त्रीय जानती हूँ, मैं शास्त्रीय संगीत की सीखी हुई हूँ, क्यों गा रही हूँ। नहीं, हम तो गाएंगे, क्योंकि हमारी माँ की जो चीज है हमारे मन में समा गई, हम तो गाएंगे। और मैंने उस चीज में मैंने ये सोचा, इन लोकगीतों में मैं ऐसे रंग भरूंगी कि हर स्तर का इंसान ये कहे कि हम भी लोकगीत गाएंगे और बड़े प्रेम से सुने। और मैंने वो कर दिखाया। बड़ी बात मैं कह रही हूँ, मैंने नहीं कराई, ठाकुर जी ने करवाया। वो हुआ। और धीरे धीरे संगीत सीखी हुई लड़कियां लोक संगीत में आई और उन्होंने गाना शुरू किया। और आज देखिए सब जगह लोक संगीत का क्या बोलबाला है। तो बड़ी खुशी होती है कि जिस ठान को हमने ठाना, जिस चीज को हम लेके चले, जो लक्ष्य बनाया हमने, आज ठाकुर जी ने हमारा पूरा किया। 45 वर्ष हो गए मुझे। सन 1976 से मेरी ये आकाशवाणी पे यात्रा शुरू हुई। और मैं बड़े गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मेरी यात्रा मंच की आकाशवाणी कंसर्ट से ही शुरू हुई। आकाशवाणी की मंच से, जो एक गरिमामयी है, एक मर्यादित है, एक अनुशासित है, ऐसी मंच से मैंने शुरू किया था मंच का प्रोग्राम। मैंने मुड़ के नहीं देखा। छोटी मोटी गैदरिंग, ये वो छोटे मोटे काम के लिए मना ही कर देती थी। मेरा तो पहचान बनी साहब, बड़ी मंच की कलाकार है, स्टेज आर्टिस्ट है, बड़ी मंच की कलाकार। वहां से ही शुरू हुआ तो ऊपर ही ऊपर चलते चले गए, नीचे नहीं आए कभी। और ठाकुर जी की कृपा है आज भी। तो इस करके मेरा जो संगीत की दुनिया है, ये बहुत शान से और बहुत अच्छी तरह से 45 वर्षों से चल रही है। और अभी तक तो चल ही रही है और चलेगी। जब तक जीऊंगी तब तक चलेगी। तो देश में हो, विदेश में हो, भारत के किसी भी कोने में हो, मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी। क्योंकि उन दिनों शबनम जी आकाशवाणी में बहुत काम होता था। आज की जो स्थिति है प्रसार भारती की, बड़ा दुख होता है। काम नहीं होता यहाँ, पता नहीं क्या बजट नहीं है, क्या चक्कर है। पहले इतनी कंसर्ट होती थी और उसकी वजह से हर प्रांत की लोक संस्कृति का प्रचार प्रसार इतने शुद्ध रूप में और इतनी अच्छी तरह से होता था कि कहीं के कलाकार कहीं गा रहे हैं, आज यहाँ कल वहां। चेन बुकिंग हुआ करती थी। 3-3 कंसर्ट करके हम लोग घर आते थे 15-15 दिन में। अगर गुजरात वालों ने बुलाया है तो अहमदाबाद, राजकोट, भुज, 3 कंसर्ट की चेन बुकिंग, फिर आए घर लौट के। ये सब कुछ था। तो लोक संस्कृति तो इतनी छा रही थी। और आकाशवाणी जैसी चीज मैं आपको बताऊं, वहां छन छन के कलाओं का संयोजन होता है। वहां कोई मिलावट नहीं होती। आपका कोई शब्द या आपकी कोई धुन या आपका कोई ताल ट्रेडिशन से बाहर होगी तो वो कभी रिकॉर्ड नहीं करी जाएगी और नहीं करनी चाहिए। ये आकाशवाणी की खासियत है। तो ऐसे शुद्ध रूप से, विशुद्ध रूप से ट्रेडिशन का काम किया हमने और वो ट्रेडिशनल चीजों को उसी परंपरागत रूप से हमने निभाया। और आज भी हमारी वो आदत पड़ी हुई है। देखिए, बड़ी सत्यता बता रही हूँ आपको, चाहे सरकारी कार्यक्रम हो चाहे प्राइवेट हो, कुछ भी हो, बजट कम होगा, वो मुझे स्वीकार है। लेकिन मैं अपने ग्रुप में कमी नहीं कर सकती। ये नहीं है कि मैं तीन तीन साजों को लेके, जो आजकल चलन चल रहा है लोक कलाकारों का, 3 साजों को लेके बैठ जाऊं, कीबोर्ड बजवा लूं, पैड बजवा लूं, ये नहीं, ये मुझसे नहीं होता। मुझे पैसा न बचे ना सही, लेकिन अपने सारी पारंपरिक रूप से मैं कलाकारों को बिठाऊंगी, उनसे ट्रेडिशनल ही बजवाऊंगी, साज भी मेरे ट्रेडिशनल होंगे, तब मैं गाऊंगी, वरना नहीं गाऊंगी। मेरी कोई मजबूरी नहीं है। तो इस परंपरा को इस रूप में चलाना एक बड़ा रिस्की काम होता है, बहुत मुश्किल होता है। लोग मजबूर हो जाते हैं, लेकिन नहीं, मेरे आगे कभी मजबूरी आई नहीं, क्योंकि मेरा लक्ष्य दूसरा है। मेरा मार्केट वाला काम नहीं है, मैं कला को बेचने वाला काम नहीं है, पैसा इकट्ठा करने वाला काम नहीं है। कला की परंपराओं को सहेज कर रखना,
उनका जो पारंपरिक स्वरूप है जो हमको मिला है, उसको उसी स्वरूप में हम जिंदा रखें और आगे तक ले जाएं, ये हमारा लक्ष्य बनता है। और उस लक्ष्य को मैं भली भांति निभा रही, और मैं चाहती हूँ कि आगे की पीढ़ी भी इसी रूप में इस ब्रज के लोक संगीत को आगे ले जाए। वाकई में माधुरी मैम, आपकी ये जो बात कि मैं अपनी परंपरा को संभालते हुए पैसे के पीछे मैं नहीं भागती हूँ, बल्कि बल्कि मैं जो साजिंदे हैं, जो पुराने पुराने हमारे वाद्य यंत्र जो लोक संगीत में जो इस्तेमाल होते हैं, मैं उनके साथ गाती हूँ। और इसमें जैसा कि आपने कहा कि इसमें रिस्क भी है, बहुत लोग आपको नहीं बुलाएंगे, और फिर अगर बुलाते भी हैं, जो आपको जो कुछ देते हैं उसका आधे से ज्यादा हिस्सा उधर चला जाता है। लेकिन आप पैसे से समझौता नहीं करती हैं, आप अपने कला को संवारती हैं, सजाती हैं, और अपनी कला को ही आराध्य मानती हैं। और इसीलिए इस तरह की चीजें हैं, और आज आपका एक नाम है। और बनारस में मैं मेरा माधुरी मैम, आपका जो ये प्रोग्राम मेरे करने का मकसद यही है कि बनारस के आम लोग भी आपको जाने। संगीत जगत तो आपको जानता ही है, आम लोग भी जाने। और यहाँ तक कि बहुत लोग फरमाइशें भी कर रहे हैं कि आप हमें कुछ सुना दीजिए, आप सुना दीजिए। तो मैं अपने दर्शकों से ये बात कहना चाहूंगी कि, और खासकर नीलम मिश्रा जी भी बार बार कह रही है, नीलम दी की कुछ सुनाइए। लेकिन ये जो है नेक्स्ट संडे को मैम का एक प्रोग्राम होगा। आज हम लोग सिर्फ मैम को जानेंगे, इनकी बातें सुनेंगे, और किस तरह से ये आगे बढ़ी हैं, किस घराने को ताल्लुक रखती हैं, इनकी स्पेशलिटी क्या है, इनकी शैली क्या है, इन्होंने क्या कुछ नया किया है, इस पर हमारी बातचीत हो रही है। उसके बाद जो कमिंग संडे होगा, उसमें हम माधुरी मैम से गुजारिश करेंगे कि वो कमिंग संडे जो है आप जरूर गाइएगा। और उस दिन सिर्फ आपका पूरा गायन होगा, उस दिन हमारी बातचीत नहीं होगी, सिर्फ गायन होगा। और मैं अपने सारे दर्शकों से यही बताना चाहती हूँ, क्योंकि बार बार फरमाइशें आ रही हैं और लोग कह रहे हैं कि आप मुझे कुछ सुनाइए। तो कमिंग संडे हमारा प्रोग्राम आपके साथ जरूर होगा, और आप लोग जरूर देखिएगा। उस पे मैम रसिया है जो ब्रज की, जैसे यहाँ पे एक बातचीत मेरी एक बार पहले हो रही थी, उन्होंने कहा जैसे यहाँ होली का हाँ कजरी दंगल होता है, वैसे ही वहाँ रसिया दंगल भी होता है। तो इस तरह की बहुत नई नई चीजें भी हम लोग सुनेंगे। और आप तो रसिया के जो मुजिद है, जो जिन्होंने इन्वेंशन अगर देखा जाए किया है, आप उस उनके घराने की हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत कुछ शैली, बहुत कुछ चीजें अलग हो सकती हैं। और मैम जब आप अपने ब्रज की बोली में बोलते हैं, तो वाकई में जैसा कि आपने बताया कि कनाडा में बच्चे जो समझ नहीं रहे थे, भाई वो हिंदी नहीं समझ रहे सही से, तो ब्रज की बोली क्या समझेंगे। तो लेकिन जो लोकगीत का जो इसकी एक जो मिठास होती है, लोकगीत की एक जो खनक होती है, जो ब्रज की जो एक आवाज है, एक क्या कहूँ कि जो वहाँ की एक बोली जो आकर्षित करती है, उस आकर्षण में वो बच्चे नाच रहे थे। तो यकीनन बहुत और मुझे ये अच्छा लग रहा है कि एक तरफ काशी और एक तरफ मथुरा और काशी और मथुरा में बैठे हुए लोगों का की बात हो रही है, और सारे लोग सुन रहे हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैम कुछ चीजें जो माँ की जो चीजें आपकी हैं, क्या है, किस तरह की है, कुछ अगर आप गुनगुनाना, तो अब मैं क्या कहूँ आपको गुनगुनाने के लिए, लेकिन आप ऐसे बताइए कि किस तरह से माँ की चीजें आपको मिली, किस किस तरह की चीजें लिखती थी। मेरी माँ जो है वो, मैंने जैसे बताया आपको, अपार भंडार थी ब्रज के लोक संगीत का। उनके पास संस्कार गीतों से लेके सावन भादो, कार्तिक का महीना, होली, लांगुरिया, देवी गीत, विवाह गीत, भजन, और आपके ये ढोला गायन होता है ब्रज में महिलाओं के समूह में, ये सब कुछ, मतलब कोई कोना ऐसा बचा नहीं, कोई विधा ऐसी बची नहीं लोक संगीत की, कोई क्षेत्र ऐसा बचा नहीं जो कि उनको नहीं आता हो। बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं गाती थी वो, कंठस्थ थी उनको, और वो मुझे बताती थी, जो कि मैंने संग्रहित की।
और जैसा कि संस्कार गीतों में ये समझ लीजिए, संस्कार गीतों पे हमारा बहुत काम हुआ है। संस्कार गीतों की एक बात बताती हूँ कि आपको, जो उत्तर प्रदेश में जो ये जो शुरुआत हुई, सिलसिला शुरू हुआ संस्कार गीत रिकॉर्ड करने का आकाशवाणी पे, ये शुरुआत मथुरा से ही हुई है। और मथुरा से माधुरी शर्मा से ही हुई है। वो कैसे कि जब ये प्रोजेक्ट आया मथुरा में, तो एक एसडी शर्मा, सोमदत्त शर्मा जी एएसडी हुआ करते थे उस समय, उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा कि भाई ये सारा हमें 12 महीने का विवरण बना के दो कि भाई क्या क्या कब कब क्या क्या गाया जाता है, तो हम ये सब रिकॉर्ड करेंगे। तो हमने उनको, आप यकीन करिए पूरी रात जगती रही मैं कि सुबह मुझे आकाशवाणी पे ये सब सबमिट करना है। मैं सारा बनाती रही, क्या क्या होता है, किस तरह होता है, सब लिख के पूरा चार्ट बना के और उनको दिया। उसके बाद में शुरुआत मुझसे हुई। जन्म और नामकरण के 21-22 गाने मैंने तैयार किए। और वो कैसे तैयार किए, जो हमसे पहले पीढ़ी गाती थी, मतलब मेरी माँ की जनरेशन जो गाती थी, जिसको कहते हैं बड़ी बूढ़ियों के गीत। कोई भी धार्मिक कार्य हुआ, पर्व हुआ, त्योहार हुआ, जैसे तो जैसे बड़ी बूढ़ी गाती है ना, जैसे विवाह हो रहा है तो शुरू में बड़ी बूढ़ी 4-5 गीत गा लेती हैं, चाहे वो समझ में आए चाहे ना आए, है ना। और उसके बाद में बहू बेटियां गाती हैं। तो वो गीत जो समझ से बाहर थे, लग रहा है गा रही है पर पता नहीं पल्ले ना पड़ेगा चुपी के का गा रही है ना। तो वो ऐसे गीतों को मैंने तैयार किया, 21-22 गीत मैंने, और वो मैंने तैयार करके और रिकॉर्ड कराए मथुरा में। और उसके लिए मैंने लड़कियों को भी जोड़ा। मैंने कहा समूह में अच्छे लगेंगे ये, सोलो अप्रूव्ड ठीक है, डायरेक्टर से परमिशन मांगी। मैं एक परंपरा को आकाशवाणी पे पहुंचाना चाहती हूँ, न कि केवल सोलो माधुरी शर्मा गाए। आपने शारदा सिन्हा जी को सुना होगा, भोजपुरी गायिका है, उनके साथ कभी कोई आवाज सुनाई दी नहीं। अब कभी कभी वो बेटी को गवा लेती है, बट मैंने परंपराओं को इतना महत्व दिया है कि जैसे विवाह गीत हुए, संस्कार गीत हुए, तो मैंने रिक्वेस्ट करके 3-4 लड़कियों को जोड़ा और अपने घर में पूरे ड्राइंग रूम में बुला के और सबको, बजाने वालों को बताया इस गीत के संग ये बजेगा, इस गीत के संग ये बजेगा, सबको बताया बजाना, सबको सिखाया गाना, और उसके बाद मैंने रिकॉर्ड कराया। तो माँ ने मेरी ने बहुत सारे संस्कार गीत, विवाह गीत, लोक भजन, जो परिक्रमा चलती हुई परिक्रमा में गाते हैं, कुआ पूजन में जा रहे हैं टोल बना के महिलाएं गा रही हैं, गन्ना पूजन में जा रहे हैं गा रहे हैं, तो ऐसे ढोला गायन, ऐसे बहुत सी चीजें मुझे बताई। और जिस तरह से वो गाती थी, तो अब देखिए लोकगीत को क्या है कि कोई इस तरह गा नहीं सकता, ये मिट्टी से जुड़ा हुआ संगीत है। संगीत जो है, लोक संगीत, ये मिट्टी से जुड़ा हुआ है। हमने यहाँ जन्म लिया है, यहाँ के वातावरण में हम बड़े हुए हैं, और यही की बोली भाषा बोली है ना। तो वो जो गायक या गायिका, वो जो गाएगा उन लोकगीतों को, सीख के उतना आनंद नहीं आता है जो जन्म से आपको मिला है और गा रहे हैं, तो उसमें जो आनंद है वो सीख के गाने में। दूसरे प्रांत का आदमी का हम ब्रज का गाएंगे, लेकिन वो मिठास, वो उच्चारण, गाने की वो टोन, किस लहजे में गाया जाएगा, ये सब नहीं आएगा सीखने के बाद भी। जो वहीं का कलाकार गाएगा, वहीं का रहने वाला गाएगा, वो सब प्रांतों की बात है ना। तो माँ ने हमारी ने बहुत बहुत कुछ सिखाया। और मैं कुछ गुनगुना भी दूं, क्योंकि जो आप नाम ले रही थी उनका भी मन रखना हमारा कर्तव्य है। थोड़ा सा गुनगुना भी दूं एक लोक भजन। बाद में तो हम नेक्स्ट संडे को आप जैसे कह रही हैं सुनाएंगे ही सब कुछ, लेकिन एक लोक भजन जो उनका खुद की रचना है, उन्होंने खुद बनाया। और वो कब गाती थी ये भी बता दूं। गोवर्धन में, जैसे मैंने कहा नंसार है, वहीं उनका जन्म हुआ था। तो वहां मानसी गंगा के पास एक हरजी का कुआं था। पहले नल तो थे नहीं घर में, कुएं से पानी भरने को जाती थी। तो कुछ सखी सहेलियों के साथ वो पानी के लिए जाती थी टोकनी लेके। तो जब समूह में वो गाती जाती थी, तो उन्होंने मुझे ये बताया, और मैं ही गाती हूँ इसको, कोई और नहीं गाता। किसी ब्रज के कलाकार को आपने नहीं सुना होगा, वो मैं आपको सुना रही हूँ। अरे मेरो मन हर लिया रे हरि जो नटवर नंद किशोर, मेरो मन
मोह लिया रे हारे मेरो मन, हर लिया रे हरिजू नटवर नंद किशोर। काहे की तेरी बांसुरी रे कान्हा, काहे कोय मोचंग। हाँ, काहे की तेरी बांसुरी रे के लाला, काहे कोय मोचंग। मेरो मन हर लिया रे हारे मेरो मन, मोह लिया रे हारे मेरो मन, कस लिया रे कान्हा नटवर नंद किशोर। अरे हरे बांस की बांसुरी रे लाला, रूपे कोय मोचंग। हाँ, हरे बांस की बांसुरी रे लाला, रूपे कोय मोचंग। मेरो मन हरे लिया अरे हारे मेरो मन, कस लिया रे हारे मेरो मन, मोह लिया रे हरिजू नटवर नंद किशोर। ये और भी है आगे, तो ये वो उन्होंने मुझे बताया था, ये लोक भजन जो कि वो बड़े प्रेम से गाती थी। तो ये मेरा आकाशवाणी पे भी रिकॉर्ड है। वाकई में ये आपके पास तो बहुत बड़ी धरोहर है कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ा, किसी से मांगना नहीं पड़ा, किसी को देना नहीं पड़ा, और आपके पास खुद आपके घर में इतनी बड़ी धरोहर जिसको आप संभाले हुए हैं और इसको आगे भी बढ़ा रही हैं। और जैसा कि आपने कहा कि आपके घर से दो धाराएं बहती थी, एक तो शास्त्रीय की और दूसरे लोक संगीत की। तो जहां से शास्त्रीय और लोक संगीत की धारा मिलती है वहां माधुरी शर्मा बनती हैं। तो इस तरह से, क्योंकि ये मैम बंद है आपका, आ, आप कुछ शायद बोल रही हैं, वो आपका स्पीकर बंद है, स्पीकर बंद। हाँ जी, स्पीकर बंद है। आप मैम क्या बोल रही थी कुछ? ठीक है, अब आ जी रही है जी आवाज? अब आवाज आ रही है? जी मैम, आप कुछ बोल रही थी। हाँ हाँ, मैं हाँ ये कह रही हूँ, ये दो धाराओं का मिलान जो हुआ वो तीसरी धारा बनी, तो उसका नाम माधुरी शर्मा बना। क्योंकि देखिए, जो हम घर बनाते हैं, महल बनाते हैं, मकान बनाते हैं, उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। जितनी नींव मजबूत होगी उतना ही बढ़िया महल बनेगा, उतना ही बढ़िया घर बनेगा, टिकाऊ होगा, स्थिर होगा, मजबूत होगा। तो इसी तरह से शास्त्रीय की नींव, मेरे लोक संगीत के महल की जो नींव है वो शास्त्रीय है। उस धरातल पे फिर महल बना लोक संगीत का, तो वो बहुत टिकाऊ है, बहुत आकर्षक है, बहुत सुंदर है, जो सबके मन को भाता है, मन के लुभाता है और आगे चला चला जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल मैम कि मन को लुभाता भी है और वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। आप वो जी, उसको स्पीकर ऑफ कर दीजिएगा, नहीं तो आवाज ही को करेगी मैम। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने अपना बहुत ही कीमती वक्त दिया। हालांकि आपकी जिंदगी का जो आपने बताया 45 ईयर्स कोई कम नहीं है। बहुत सी बातें होंगी, बहुत सी चीजें होंगी, बहुत सी घटनाएं होंगी जो जो आपकी जिंदगी को रचती और बसती होगी। तो लेकिन हम लोगों को चूंकि 1 घंटे में अपने प्रोग्राम भी करना है, खत्म भी करना है, और आगे आपको सुनना भी है और बहुत सुनना है। और जैसा कि मैं चाहती थी कि आपको, आपके गायन से पहले आपको लोग, यहाँ के आम लोग जाने, संगीत के जो हमारे नए बच्चे हैं वो जाने,
क्योंकि पुराने तो आपको सब जानते ही हैं, वो भी आपको जाने। और जब जानने के बाद जब आपके गायन के रस में डूबेंगे तो उस रस में आपके जिंदगी की बहुत सी झलकियां भी नजर आएंगी। तो इसी के साथ माधुरी मैम, मैं आपकी इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया, आप यहाँ पर आई। और इस उम्र में भी बहुत अच्छा आप कर रही हैं, बहुत अच्छे से गा रही हैं। और जो आपका एक उत्साह है कि जब तक सांस है तब तक मैं तो गाती रहूंगी, तो वाकई में ऊपर वाले से दुआ है कि आप यूं ही आपकी आवाज खनकती रहे, बजती रहे, बोलती रहे, सबके कानों में पड़ती रहे और रस घोलती रहे। राधे राधे। हाँ हाँ। तो आज इसी के साथ साथ मैं सबका शुक्रिया, अपने सारे नाज़रीन का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग इतनी देर तक हम लोग हमारे साथ जुड़े रहे। और मैं चाहूंगी कि हम सभी अपने श्रोताओं से ये कहना चाहेंगे कि कमिंग संडे आप सब जुड़े रहिएगा, उस दिन आपका गायन होगा। इसी के साथ साथ मैं सबसे इजाजत लेती हूँ। राधे शुक्रिया। लीव कर जाइएगा मैम। राधे।